नमस्कार साथियों, कल अपन बात कर रहे थे महाराणा मोकल के बारे में बात कर रहे थे और महाराणा मोकल के बारे में बताया था अपने 1428 में नागौर के फिरोज शाह को पराजित किया था और 1433 में जिलवाड़ा राजसमंद में जब उसने गुजरात के अहमद शाह ने आक्रमण कर दिया था किस पर, मेवाड़ पर, तब जिलवाड़ा राजसमंद गए थे महाराणा मोकल के साथ। मोकल के जो सेनापति थे वो गए थे, तो चाचा मेहपा पंवार के कहने पर चाचा और मेरा ने क्या कर दिया, तो मोकल जी की हत्या कर दी। कारण क्या था, तो मैंने बताया था पहले कि खेता सीता क्षेत्र सिंह की तो एक पत्नी थी, अवैध पत्नी या दूसरी पत्नी बोल दो, उसका नाम था खातिन। खातिन के पुत्र थे चाचा और मेरा। जब ये जिलवाड़ा जा रहे थे, जिलवाड़ा उस पे जा रहे थे, जिलवाड़ा अभियान पे जा रहे थे, तो एक वो वहां पर पेड़ के पास रुके थे, तो पेड़ पे एक चिड़ा था, उसका नाम था खाती चढ़ा। खाती चढ़ा, तो उसे मोकल बोला कि इनका नाम क्या है, तो बोले चिड़े का नाम है खाती चढ़ा, और खाती चढ़ा के पत्नी भी है, उसका नाम है खातिन, और उसके दो बेटे भी हैं। तो ये बात सुन करके वो दोनों चिढ़ गए, कौन, चाचा और मेरा, क्योंकि इनकी मम्मी का नाम खातिन था। दोनों चिढ़ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, मेहपा पंवार के कहने पर मोकल जी की हत्या कर दी। उस समय मोकल जी का 12 वर्षीय पुत्र महाराणा कुंभा वहीं था, तो लेकिन बाकी बच्चे मेवाड़ी सरदारों ने उनको कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया और इस तरीके से किसकी, कुंभा की क्या बजाई, जान बजाई। अब शासक कौन बनेंगे, तो महाराणा कुंभा बनेंगे। कौन बनेंगे, महाराणा कुंभा, जो कि कलम कागज कटार का धनी। और बात करें राजस्थान के स्थापत्य कला के जनक बोल दो, राजस्थान की चित्रकला के जनक बोल दो, ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में कभी एक युद्ध नहीं हारा, ऐसा योद्धा की बात करेंगे। पर किसकी, महाराणा कुंभा की बात करेंगे। संगीत गुरु, हाल गुरु, दाल गुरु, भाल गुरु, जितनी उपाधियां हैं हो सकती है, वो जो मतलब इतिहास का एक महानतम शासक हुए हैं, कौन, महाराणा कुंभा, जिसके लिए पूरा राजस्थान जाना जाता है। महाराणा कुंभा के नाम से पूरा राजस्थान जाना जाता है। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, महाराणा कुंभा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा कार्यकाल बात करें 1433 से लेकर 1468। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 1421 में। जन्म हुआ 1421 में। पिता का नाम क्या है, मोकल। मोकल। माता का नाम था सौभाग्य देवी, जो कि परमार वंशी राजकुमारी थी। इसकी जो वंश था परमार था, परमार वंशी राजकुमारी, परमार वंशी राजकुमारी। ठीक है, बात करते हैं 12 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। कौन, महाराणा कुंभा। तो शासक बनते हैं तो संरक्षक कौन होता है, तो 12 वर्षीय शासक बनते हैं तो संरक्षक जो हंसाबाई थी अपने भाई रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुलाती है, और संरक्षक कौन बनते हैं, तो रणमल राठौड़, ध्यान रखना। तो संरक्षक इसके दो थे, एक तो ध्यान रखना, पहले तो थे राघव देव। कौन थे, राघव देव, जो कि मेवाड़ के राणा चूड़ा के भाई थे, राणा चूड़ा के भाई बताया था। मेवाड़ का विषम, मेवाड़ का राम कौन था, राणा चूड़ा के भाई थे राघव देव, इनके संरक्षक थे। बाद में इनके संरक्षक कौन बनते हैं, तो रणमल राठौड़। कौन बनते हैं, रणमल राठौड़। ठीक है, दादी का नाम तो पता ही था, हंसाबाई। दादी कौन थी, हंसाबाई। ठीक है, अपन बात करते हैं पत्नी की बात करते हैं, तो एक राजा की बहुत सारी पत्नी होती है, लेकिन जो इतिहास में कुछ करके जाती है उसी का नाम होता है। तो एक तो थी कुंभल देवी। इनकी याद में कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब बताएंगे पूरा, अभी अपने को इतना समझना है। इनकी याद में कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया। एक बात करते, एक रानी थी सुमंती देवी। देखो इसके बारे में सुन लो। सुमंती देवी थी, ये झालावाड़ की राजकुमारी थी, तो झाला रानी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी सगाई हो रखी थी मंडोर में। कहाँ हो रखी थी, मंडोर के साथ सगाई हो रखी थी। लेकिन क्या हुआ, जो राणा कुंभा जबरदस्ती इनको उठा के लेके आ गए। कहाँ पर उठा के लेके आ गए, कुंभलगढ़ में, जो झालावाड़ से उठाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में लेके आ गए और कुंभलगढ़ में दुर्ग में रखा। और उस समय में किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सुमंती देवी को वापस ले जाए।
ठीक है। तो इसका इससे पता चलता है कि राणा कुंभा कितना शक्तिशाली था। और इसी की याद में, सुमंती देवी की याद में, सुमंती देवी के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग में झाला रानी का माल्या बनाया किसने? महाराणा कुंभा ने। कुछ आता है अपने पास कि झाला रानी का माल्या कहाँ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। अपने झाला रानी का माला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सुमंती देवी का था। किसका था? सुमंती देवी के लिए। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। सुमंती देवी कहाँ की थी? झालावाड़ की थी, इसलिए झाला रानी कहते हैं उसको। ठीक है। अब देखो सुमंती देवी, इनकी समृद्धि में झाला रानी का झाली रानी का माल्या कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनवाया। ठीक है। अपन और बात करते हैं। दादा दादी हो गया, दादा हो गई, दादी हो गई, पत्नी हो गई। अपन बात करते हैं पुत्र। दो पुत्र थे, एक तो था उदा और दूसरी बात करते हैं रायमल। उदा ज्येष्ठ थे, लेकिन कहते हैं कि उदा जब पैदा हुआ था उल्टा पैदा हुआ था, और जब जिंदगी भर काम क्या करता रहा था, उल्टा काम करता रहा था। तो एक बार की बात है, जब आगे बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि रणवल का राठौड़ का बच्चा था, उसका नाम था राव जोधा। और इधर की बात करते हैं राणा कुंभा के मध्य 1453 में आवड़ बावड़ की संधि होती है। कौन संधि होती है? आवड़ बावड़ की संधि होती है। किसकी मध्यस्थता से? हंसाबाई की मध्यस्थता से। तो आवड़ बावड़ की संधि में जोधा की जो पुत्री थी उसका नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह इसके साथ करवाया गया। किसके साथ करवाया गया? रायमल के साथ करवाया गया। अब लोग बात कहे थे कि उस समय कहे थे कि उदा के साथ क्यों नहीं करवाया गया। तो जब हंसाबाई थी, हंसाबाई ने बोला कि ये पैदा हुआ था तभी उल्टे मतलब उल्टा पैदा हुआ था, और पूरे जीवन भर क्या कर रहा था? उल्टा काम कर रहा था। और ये कभी, मुझे लगता है कि ये शासक नहीं बन पाएगा। मुझे लगता है कि ये शासक नहीं बन पाएगा। कहाँ का? मेवाड़ का। और बाद में भावी शासक मेवाड़ का भी कौन बनता है? रायमल बनता है। क्यों? क्योंकि उदा शासक बनता है 1468 से लेकर 1477 अपने पिता को मार करके बनता है, जो क्या कहलाता है? मेवाड़ का पितरंता कहलाता है। जो पिता को मारेगा पितरंता कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है मेवाड़ का पितरंता कौन सा शासक है? तो कौन? उदा। ठीक है। तो ध्यान रखना, रायमल और उदा दो पुत्र थे। पुत्री थी रमाबाई और बागेश्वरी भी बोलते हैं, बागेश्वरी भी कहते हैं। ठीक है। रमाबाई जो संगीतज्ञ थी, ये भी, इनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अपन। अब ये ध्यान रखना, अपनी इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो रमाबाई था। रमाबाई थी और ये संगीतज्ञ भी थी, इसलिए इसका नाम क्या था? बागेश्वरी भी कहते हैं इसको। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एक बार जन्म 1421 में, पिता का नाम मोकल जी, माता का नाम सौभाग्य जी, जो परमारवंशी राजकुमारी थी। हम बात करते हैं संरक्षक राघव देव और रणमल राठौड़। प्रारंभ में शासक थे राघव देव, बाद में राघव देव की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? रणमल राठौड़ के द्वारा। और फिर क्या करती है? हंसाबाई, दादी हंसाबाई मारवाड़ से अपने भाई रणमल राठौड़ को बुलाती है, और संरक्षक कौन बनाते हैं? रणमल राठौड़। हंसाबाई थी दादी, पत्नी थी कुंभल देवी, इसके हाथ में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। और दूसरी पत्नी थी सुमंती देवी, जो कि झाला रानी थी, इसके हाथ में झाला रानी का माल्या बनाया गया। कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। पुत्र थे उदा और दूसरा पुत्र था रायमल। उदा बड़े थे, रायमल छोटे थे। ठीक है। पुत्री थी रमाबाई, जिसको बागेश्वरी भी कहते हैं, ये भी संगीतज्ञ थी। आगे चलते नेक्स्ट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन बात कर रहे थे कुंभा के बारे में, बात कर रहे थे। कुंभा के जीवन में 3 समस्या थी। कुंभा के जीवन की 3 समस्या थी। एक तो पिता के हत्यारों को बदला लेना, पिता के हत्यारों का बदला लेना। दूसरा था जैसे रणमल राठौड़ आता है, तो वो क्या करता है? वहां पर राठौड़ों की नियुक्ति कर देता है। कहां पर? मेवाड़ में। और किसको? मेवाड़ी सरदारों को नीचे दिखाने लग जाता है। तो रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। तो और तीसरी प्रमुख समस्या थी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मांडू चले गए थे। कौन चले? मांडू के शासक थे होशंग शाह। होशंग के शाह के पास चले गए। कौन? राणा चूड़ा। क्यों चले गए थे? क्योंकि उसकी जो माता थी, सौतेली माता थी, क्या नाम था? हंसाबाई, उसको शक की दृष्टि से देखती थी, इसलिए वो कहाँ चले गए थे? मांडू चले गए थे। तो तीनों समस्या थी। तीनों समस्याओं का क्या करना था? निदान करना था। किसको? महाराणा कुंभा को। तो प्रारंभिक 3 समस्या थी।
महाराणा कुंभा की जीवन की 3 समस्याएं। पहली समस्या थी राणा चूड़ा जो कि मांडू के शासक होशंग शाह के, जब समय मांडू के शासक कौन था? होशंग शाह की शरण में चले गए, उन्हें वापस मेवाड़ लाना। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी पिता की हत्यारी। चाचा मेरा व मैपा पंवार से बदला लेना। तीसरी समस्या क्या थी? रणमल राठौड़ के राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना। 3 समस्या थी। 3 प्रमुख समस्या थी कि राणा चूड़ा जो कि मांडू चले गए मांडू से वापस लाना, पिता के हत्यारे चाचा और महपा पंवार से बदला लेना, और रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को क्या करना? समाप्त करना। तो अपन बात करते हैं दूसरी समस्या की, बात करते हैं कि चाचा और मेरा और महपा पंवार से बदला लेना। तो देखो, जब मैंने बताया था कि कुंभा जी छोटे थे, 12 वर्ष की उम्र में थे, और मौखल जी की हत्या हो गई, तो इसकी जो दादी थी हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को कहाँ बुलाती है? तो कहाँ बुलाती है? मेवाड़ बुलाती है। तो मेवाड़ आ जाते हैं कौन? रणमल राठौड़। और मैंने बताया था उसका संरक्षक, कुंभा का संरक्षक कौन था? तो राघव देव था। तो रणमल राठौड़ और कुंभा का संरक्षक थे, रणमल राठौड़ और कुंभा का संरक्षक थे राघव देव। दोनों सेना लेकर के किसके विरुद्ध जाते हैं? चाचा और मेरा और मैपा पंवार के विरुद्ध युद्ध में जाते हैं। और चाचा मेरा मैपा पंवार वो क्या होते हैं? भीलों के पास, वहां पे पहाड़ी क्षेत्रों में घुस जाते हैं। भीलों के पास पहाड़ी क्षेत्रों में घुस जाते हैं। रणमल राठौड़ राघव देव दोनों जाते हैं और उनको चाचा और मेरा की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। चाचा और मेरा की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। ध्यान से सुनना, चाचा मेरा की हत्या कर देते हैं। अब लेकिन वहीं पर क्या होता है? भील बालिकाओं पर, भील महिलाओं पर नजर पड़ जाती है किसकी? रणमल राठौड़ की। तो उसे गुस्सा आता है किसको? इस बात पर, राघव देव को, क्योंकि भील उनकी आन बान शान थे, जबकि राठौड़ों की क्या लगते थे? भील। तो राठौड़ों, तो उसको गुस्सा आ जाता है, फिर राघव देव कुछ कह देता है और रणमल राठौड़ क्या कर देता है? राघव देव की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। वापस सुन लो, रणमल राठौड़ क्या कर देते हैं? राघव देव की हत्या कर देते हैं। किसकी? राघव देव कौन था? मेवाड़ी सरदार था। मेवाड़ी सरदार की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? रणमल राठौड़ के द्वारा। ठीक है। और जो चाचा मेरा की हत्या तो हो जाती है वहां पर, चाचा मेरा की हत्या तो दोनों मिलकर के कर देते हैं। बाद में मैपा पंवार और चाचा का पुत्र बचता एक्का नाम का। क्या नाम था पुत्र का? नाम एक्का। ये दोनों किसकी शरण में चल जाते हैं? मालवा के महमूद खिलजी की शरण में चल जाते हैं। अपना कितना सा ध्यान रखना है। तो इस तरह से चाचा की, जो चाचा पिता की हत्या का बदला कंप्लीट हो गया। आगे चलेंगे बाद में, जैसे महमूद खिलजी से भी संघर्ष होता है मालवा से, जब युद्ध बढ़ाऊंगा, युद्ध में बताऊंगा उसके बारे में। अब बात करते हैं रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करना। राघव देव की हत्या कर दी गई। और बात करते हैं सभी मेवाड़ी सरदारों की जगह मारवाड़ी सरदार लगा दिए गए, मारवाड़ी राठौड़ लगा दिए गए। अब जब इस बात का पता चलता है हंसाबाई को पहले तो अपने भाई पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एक बार रणमल राठौड़ बेटे शराब के नशे में कह रहा था कि मैं किसको? कुंभा को मार करके मेवाड़ को मारवाड़ में मिलाना चाहता हूँ। तो फिर कुंभा उसको हंसाबाई को किसकी याद आई? फिर हंसाबाई को याद आई किसकी? अपने सौतेले पुत्र किसकी? राणा चूड़ा की याद आई। और राणा चूड़ा के पास मैसेज करवाती है, और राणा चूड़ा कहाँ आते हैं? तो मारवाड़ वापस कहाँ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। तो 2 समस्या खत्म हो गई। अब बात करते हैं तीसरी समस्या को खत्म करना था कि रणमल राठौड़ को मारना या राठौड़ के प्रभाव को समाप्त करना है। तो रणमल राठौड़ की एक सहेली थी, दासी थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था दासी का? नाम भारमली था। और बात करते हैं तो वो कहाँ की रहने वाली थी? मेवाड़ की रहने वाली थी, लेकिन दासी किसकी थी? रणमल राठौड़ की। तो रणमल राठौड़ से बहुत ज्यादा प्यार करती। रणमल राठौड़ एक बार बोलता है किसको? भारमली को, कि तू जाकर के किसको? कुंभा को जहर दे दे, लेकिन अब जब
जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य खाते हो, तो कैसे जहर दे सकती है। वो जाकर कुंभा को कहती है कि भाई कि रणमल राठौड़ ने ऐसे कहा है। तो रणमल राठौड़ बोला कि भाई कि तू प्यार किससे करती है? बोला कि मैं तो अपने देश से प्यार करती हूँ, और आप चाहो तो आपसे भी प्यार कर सकती हूँ। तो बोला कि अगर तू सच्चा प्यार मुझसे करती है, भारमली को कहते हैं कौन? कुंभा, कि तू सच्चा प्यार मुझसे करती है, तो आज की रात क्या करो, रणमल राठौड़ को दारू पिलाया जाए, मतलब दारू, मतलब कि पेक बना के दारू पिलाया जाए। क्योंकि रणमल राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली थे। उसको मतलब जब तक वो सादे में रहेगा, बिना नशे में रहेगा, तब तो उसको कोई नहीं मार सकता था। और कहते हैं कि जब वो मरा कैसे, उसके बारे में बताता हूँ आपको। कि रणमल राठौड़ को दारू पिलाया गया, खूब नशे में नशे भारमली द्वारा दारू पिलाया गया। उसको खाट को बांध दिया गया। किसको बांध दिया गया? खाट को बांध दिया गया रस्सी से। उसके बाद में उसके ऊपर चाकू घोंपा गया। इधर से तो राणा चूड़ा और उधर से कौन? राणा कुंभा के द्वारा आए, और उनके सैनिक आए और चाकू घोंपे गए। जब जैसे होश आ गया उसको, किसको? रणमल राठौड़ को। और रणमल राठौड़ खाट से खड़ा हो गया, बंदी हुई खाट से खड़ा हो गया, और 4-5 आदमी को बीच के मार दिया था। इतना शक्तिशाली था कौन? रणमल राठौड़। तो अब भारमली की सहायता से कौन? रणमल राठौड़ क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं, तीनों समस्या समाप्त हो गई किसकी? राणा कुंभा की। अब बात करते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि जब युद्ध आएगा तो बताऊंगा कि चाचा और मेरा की तो हत्या हो गई, लेकिन जो मैपा पंवार और चाचा का पुत्र था एक का, वो कहां से जाता? महमूद खिलजी, मांडू की जो होशंग शाह का मंत्री था महमूद खिलजी। यहां से सुनना, होशंग शाह का मंत्री था महमूद खिलजी, और होशंग शाह का पुत्र था उमर खां पुत्र था, लेकिन उमर खां थोड़ा कमजोर था, तो महमूद शाह क्या, सॉरी महमूद खिलजी पश्त क्या होता है? उमर खां को गद्दी से उतार देता है और खुद राजा बन जाता है। महमूद खिलजी शक्तिशाली था, तो राजा खुद बन जाता है। और ये दोनों मैपा पंवार और इक्का कहां चल जाते हैं? महमूद खिलजी पश्त की शरण में चल जाते हैं। और राणा कुंभा उसको बोलते हैं भाई कि मेरे पापा के हत्यारों को मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं दे पाता। इस तरह से मेवाड़ और मालवा संघर्ष क्या होता है। अपन बात करते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं, एक बार इसको उतार लो, नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। अब देखो दूसरी समस्या का देखते हैं एक बार पहले। दूसरी समस्या का समाधान। दूसरी समस्या क्या थी? चाचा और मेरा मैपा पंवार का क्या करना? बदला लेना, पिता के हत्यारों को बदला लेना, मैपा पंवार से बदला लेना। तो दूसरी समस्या कैसे? देखो, कुंभा के शासक बनते ही दादी हंसाबाई ने मारवाड़ से रणमल राठौड़ को बुलाया। रणमल राठौड़ को बुलाया। रणमल राठौड़ को बुलाया। रणमल राठौड़ वह किसकी? राघव देव की संयुक्त सेना ने चाचा और मेरा की हत्या कर दी। ठीक है, ये कहाँ छुपे थे? मेवाड़ के बिल बाहुल्य क्षेत्र में झुके हुए थे। बिल बाहुल्य क्षेत्र जिसे भौमट कहते हैं, बिल बाहुल्य क्षेत्र में छुपे हुए थे। लेकिन चाचा का पुत्र, चाचा नाम है, चाचा का पुत्र इक्का, वह मैपा पंवार मालवा के शासक महमूद खिलजी पश्त की शरण में चल जाता है। महमूद
खिलजी प्रथम की, तो महमूद खिलजी सेकंड किसके समय में आएंगे? राणा सांगा के समय में आएगा। महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चले जाते हैं। इस प्रकार दूसरी समस्या का क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कुंभा सॉरी रणमल राठौड़ ने राघव देव जो कौन था? मेवाड़ी सरदार की हत्या कर दी। ठीक है। वह मेवाड़ में उच्च पदों पर राठौड़ों को नियुक्त कर दिया राठौड़ों को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। वह रणमल राठौड़ किसको? हंसाबाई को। इसको रणमल राठौड़ कुंभा को भी मारना चाहते थे। कुंभा को भी मारना चाहते थे। तब हंसाबाई राणा चोड़ा को मांडू से बुलाती है। ठीक है, दो समस्या खत्म हो। अब बात करते हैं कुंभा की तीसरी समस्या। ये तो था रणमल राठौड़। ये थी भारमली। कौन सी मली? भारमली। और ये कौन थे? ये थे अपने कुंभा जी। ये देखो, ये क्या थी? दासी थी। क्या थी? प्रेमिका थी। दासी थी, प्रेमिका थी, तो क्या करेगी? किसकी दासी थी? तो ये रणमल राठौड़ की दासी थी। अब प्यार किससे करेगी? तो दासी तो ये प्यार करेगा किससे? करेगा ही। अब देखो ये प्यार करती, लेकिन ये तो क्या थी? बेवफा थी। ये प्यार किससे करती थी? ये प्यार करती थी। अब क्या प्यार करती थी? तो कुंभा जी, भारमली व कुंभा जी ने मिलकर किसकी? रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। रणमल राठौड़ की क्या कर दी? हत्या कर दी। देखो, रणमल राठौड़ से प्रेम करती थी किस? भारमली इसकी दासी थी, तो जाहिर सी बात है दासी से प्रेम करेगा कौन? रणमल राठौड़। लेकिन ये प्यार करती थी किससे? कुंभा जी से। और कुंभा जी और भारमली दोनों मिलकर किसकी हत्या कर दी? रणमल राठौड़ की। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि हंसाबाई किसको बुलाती है? अपने भाई रणमल राठौड़ को। कहाँ से बुलाती? मारवाड़ से बुलाती है। मारवाड़ से बुलाती तो उसके साथ में अकेला नहीं आया, क्योंकि मराठोड़ों की नियुक्ति कर रहा, तो इसका पुत्र जोधा भी आया था। कौन आया था? पुत्र जोधा भी आया था। और वहीं पर उस समय में एक संगीतकार थे, राठौड़ी संगीतकार थे, मारवाड़ी भाषा में बोला कि भाग सके तो भाग जोधा, रणमल मारी जाए। कहने का मतलब कि रणमल मर चुका है, जितना भागना चाहता है जोधा तो भाग जा। तो इसका जो पुत्र था, रणमल राठौड़ का पुत्र, देखो हत्या कर दी थी, ये क्या हो जाती? इसका क्या हो जाए? मृत्यु हो गई इसकी। इसका पुत्र था, इसका रणमल राठौड़ का पुत्र जोधा क्या होता है? भाग जाता है। जोधा मारवाड़ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मारवाड़ चला जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोधा कहाँ भग जाता है? मारवाड़ भग जाता है। अब क्या होता है? जोधा मारवाड़ भग जाता है, लेकिन जब चुंडा और कुंभा जी दोनों मिलकर के सोचते हैं कि अब इसके सबको
रणबीर राठौर को मार दिया, इसके पुत्र को मार देंगे, तुम जो भविष्य का मेवाड़ और मारवाड़ का संघर्ष है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिर कुंभा जी सेना भेजते किसके नेतृत्व में, राणा चूड़ा और किसके, आड़ा इंगोला एक सेनापति है उसके रूप में, जो मेवाड़ी सेना का सेनापति था आड़ा इंगोला और राणा चूड़ा, इसके नेतृत्व में सेना भेजता है। तो जोधा जी कहाँ चले जाते हैं, मंडोर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जोधा जी मंडोर चले जाते हैं। लेकिन सेना पीछा करती है और मंडोर पर किसका अधिकार हो जाता है, तो मंडोर पर मेवाड़ी सरदारों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में जोधा कहाँ चले जाता है, तो यहाँ इसके बाद में जोधा चला जाता है काउनी गांव में, बीकानेर में शरण लेता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि मंडोर के बाद में जोधा कहाँ गया था, तो काउनी गांव बीकानेर शरण लेता है। उसके बाद में वो कहाँ जाता है, जालोर आ जाता है। उसके बाद में सिवान आता है। उसके बाद में वागड़ चला जाता है, डूंगरपुर माछवाड़ा। उसके बाद में सोजत पा लिया जाता है। और ऐसे करके लगातार 1438 में रणबीर राठौड़ की हत्या हो जाती है। और 1453 लगभग 15 साल तक संघर्ष करता है कौन, जोधा, और जीत नहीं पाता मेवाड़, किसको, मारवाड़ को नहीं जीत पाता। एक बार कहा जाता है कि जोधा बार बार सेना इकट्ठी करके मंडोर पे आक्रमण करता है और हार जाता है, मंडोर पे आक्रमण करता है, हार जाता है। एक बार जोधा खून में लथपथ था, थका हुआ था और जंगल से जा रहा था। जोधा खून से लथपथ था, थका हुआ था और वहां से जा रहा था, कहां से, जंगल से जा रहा था। जंगल से जा रहा था तो रास्ते में उसका घोड़ा था, घोड़े पे बैठ के जा रहा था, लेकिन बहुत प्यासा था, पानी के पास में जा रहा था लेकिन नहीं मिल पाया और पानी नहीं मिल पाया, वहीं जाकर के बेहोश होकर गिर गया। तो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन घोड़ा समझदार था, किसका, किसका, राव जोधा का घोड़ा समझदार था। घोड़ा किसी झोपड़ी के पास गया और वहां जाकर के खड़ा हो गया। लेकिन वहां पर एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वो समझदार थी, उसने देखा कि घोड़ा आया हुआ तो कुछ ना कुछ बात होगी। जाके देखा तो वहां पर एक नौजवान युवक, वो क्या हुआ था, लेकिन बेहोश होकर पड़ा हुआ था। तो उस पर छींटे वेटे देती है और वो खड़ा हो जाता है, कौन, राव जोधा। जोधा को पानी पिलाया जाता है और खाना खाने के लिए बोलती है। तो खाना में तो मारवाड़ में क्या मिलता है, खिचड़ा मिलता है, और गरम गरम खिचड़ा हुआ था, उसमें घी डाला हुआ था। अब जोधा संघर्ष कर रहा था, संघर्ष के जमाना था, तो जोधा खाने के लिए मना कैसे करते, क्योंकि भूख तो लगी रही थी। अब जैसे जोधा खाना खाता है तो वो घी को देख करके बीच में से खाने लग जाता है, घी को देख करके। भाई घी बहुत दिनों बाद में देखा तो घी को देख करके बीच में खाने लग जाता है। तो औरत बोलती है, तू भी क्या जोधा जैसे कर रहा है। बोले क्या हो गया माता, क्योंकि वो तो खुद ही जोधा था, लेकिन पूछ रहा था उसे बुढ़िया से, तो जोधा जैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि जोधा बार बार आता है और बीच पे राजधानी पे आक्रमण करता है, और हार जाता है। इसको मतलब साइड से कहा, घी तो बीच में आ जाएगा धीरे धीरे। तो फिर जोधा को उस बात की अक्ल लगती है और वो क्या करता है धीरे धीरे जो बाहरी क्षेत्र है उसको जीतता, मंडोर के बाहरी क्षेत्र को जीतता है। और बाद में किसके आशीर्वाद से, हड़बुजी सागला, जो कि रामदेव जी की मौसीरी भाई थे, लोक देवता थे हड़बुजी सागला, जो हड़बुजी सागला के आशीर्वाद से हड़बुजी सागला ने उनको उपले हुए चने और कटार दी थी। उस कटार के आशीर्वाद से क्या होता है, जोधा वो किसको जीत जाता है, मंडोर को जीत जाता है। और मंडोर पर उस समय में, क्योंकि मैंने बताया था कि राणा चुंडा और क्या आड़ा हिंगोला दोनों ही गए थे, कहां पर गए थे, राव जोधा के पीछे गए थे, राव जोधा का पीछा करने के लिए दोनों गए हुए थे। तो आड़ा इंगोला को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, गया था काम मंडोर का। तो फिर राव जोधा आड़ा इंगोला पर आक्रमण करता, आड़ा इंगोला को मार करके फिर क्या हो जाता है, वो शासक बन जाता, कहाँ का, मंडोर पर अधिकार कर लेता, कौन, राव जोधा का अधिकार हो जाता है। लेकिन वही वाली बात, कभी मंडोर की इधर मेवाड़ की सेना इधर आती थी, कभी मारवाड़ की सेना आती थी, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता था। अब संघर्ष चलता रहता था तो इसको दिक्कत किसको आती थी, हंसाबाई, क्योंकि हंसाबाई का तो पोता तो था कौन, राणा कुंभा, और भतीजा था कौन, राव जोधा। तो राव जोधा दोनों की मध्यस्थता से, हंसाबाई की मध्यस्थता से आवड़ बावड़ की संधि की गई। किसी संधि की गई, आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि कौन से स्थान को मध्यस्थता रखी की गई थी, सोजत पाली को मध्यस्थता रखी की गई थी। आवड़ बावड़ का मतलब क्या होता है कि देखो, सोजत थे, इधर देखो पाली था, पाली है, पाली के इधर इधर की बात करते, नीचे की बात करते तो आवड़ आवड़ मतलब आवड़ा का पेड़ था, क्योंकि मेवाड़ में क्या होता है, आवड़े के पेड़ होते हैं, और बावड़ का मतलब बबुल का पेड़, मारवाड़ में क्या होता है, बबुल। और आवड़ और बावड़ की, भाई इधर के आवड़े के पेड़ की तरफ का तो मेवाड़ आपका है, और बबुल की पेड़ की तरफ का क्या होगा, मारवाड़ आपका होगा। इस तरीके से आवड़ बावड़ की संधि की गई। क्वेश्चन आता है आवड़ बावड़ की संधि कब की गई, 1452 या 53, दोनों ऑप्शन में आया, 1452 सबसे बेस्ट है, और अगर 53 आया तो 53 सबसे बेस्ट है। अपन बात करते हैं कि आवड़ बावड़ की संधि किसके मध्य की गई थी, तो राणा कुंभा और राव जोधा, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ, तो आवड़ बावड़ की संधि के तहत हुआ। क्वेश्चन आता है कि कहाँ हुई, तो सोजत पाली में हुई, ठीक है, और आवड़े की पेड़ की तरफ मेवाड़ होगा, बबुल की पेड़ की तरफ क्या होगा, मारवाड़ होगा। अब इतना हो गया। लेकिन राव जोधा को पता था, किसको पता था, राव जोधा को पता था कुंभा
हार मानने वाला नहीं, कभी ना कभी आक्रमण कर सकता है, इसलिए क्या किया जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। क्या किया जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाए। जो राव जोधा की जो पुत्री थी उसका नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हुआ, राव श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हुआ, तो राणा कुंभा के छोटे पुत्र रणमल रायमल के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ, रायमल के साथ। मैंने बताया था उल्टा पैदा हुआ था, हर काम उल्टे करा था, तो हंसा भाई ने रायमल की हरवंशा भाई के कहने पर रायमल के साथ क्या कर दिया गया, ब्याह कर दिया गया, किसका, श्रृंगार देवी का। और वो कालांतर में थोड़ी समय बाद में वो श्रृंगार देवी गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करती है, कहां पर, चित्तौड़ में। और वहीं पर अभिलेख लगा हुआ है गोसुंडी की बावड़ी, गोसुंडी का अभिलेख लिखा हुआ है, जो वैष्णव दौर का, राजस्थान का वैष्णव दौर का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। और गजवंश के शासक सर्वतार के द्वारा वहां पर अश्वमेध यज्ञ कराया गया, उसके बारे में जानकारी मिलती है, कौन सी, गोसुंडा अभिलेख में। अपने को वहां तक चलना, धीरे धीरे चलेंगे। अपने को भी ये समझना है कि रणमल राठौड़ की हत्या हो जाती है 1438 में, और वो कुंभा कहाँ चला जाता है, बक करके कहाँ चला जाता है, मारवाड़ चला जाता है। अब कुंभा का पीछा करवाया जाता है किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। और जोधा का पीछा करवाया जाता है किसके द्वारा, कुंभा के द्वारा। और कौन दो सेनापति जाते हैं, तो राणा चुंडा जो उसके बड़े पिताजी थे, और आड़ा हिंगोला। अब नेक्स्ट चलते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, राव जोधा। राव जोधा मेवाड़ से, मेवाड़ से मारवाड़ चला गया। मेवाड़ी सरदार, मेवाड़ी सरदार राणा चुंडा व आड़ा हिंगोला, आड़ा हिंगोला ने जोधा का पीछा किया, जोधा का पीछा किया। जोधा कहाँ गया, जोधा मंडोर गया, लेकिन यहाँ पर मेवाड़ी सरदारों ने अधिकार कर लिया। मेवाड़ी सरदारों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। मेवाड़ी सरदारों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है। तथा मेवाड़ का प्रशासक, मंडोर का प्रशासक, मंडोर का प्रशासक किसको बनाया गया, तो आड़ा हिंगोला को बना, आड़ा हिंगोला बना। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से जोधा, कहां से, मंडोर से। जोधा कहोनी गांव बीकानेर, यहाँ से बीकानेर से फिर कहाँ जाता है, तो जालोर जाता है, भादरा जून की पहाड़ियाँ, जालोर। यहाँ से जाता है सिवाना, यहाँ से आता है बागड़ डूंगरपुर मासवाड़ा, बागड़। इसके बाद में जाता है सोजत पाली। ठीक है। लगभग 15 वर्षों के संघर्ष के बाद जोधा लोक देवता, क्या नाम बताया था, लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से,
हड़बू जी के आशीर्वाद से, लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर के प्रशासक आड़ा हिंगोला को मारकर जब हड़बू जी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उपले में चने दिए थे, कटार दिए थे, और बोला कि जब तक ये चने तेरे पेट में रहेंगे तब तक तेरे को कोई हरा नहीं सकता, और उसी के आशीर्वाद से फिर क्या होता है, राम जोधा क्या होता है, भगता है, और वहां तक किसकी सेना, किसका अधिकार हो जाता है, मारवाड़ का अधिकार हो जाता। तो मंडोर के प्रशासक आड़ा हिंगोला को मार करके मंडोर पे अधिकार कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है, हंसाबाई की मध्यस्थता में दोनों के मध्य क्या होती है, आवड़ बाड़ों की संधि होती है। 1452 को 53 को, दोनों सही है, ज्यादा ऑप्शन 1452 सही है, और 1452 ऑप्शन नहीं आया तो 1453 करना ही है, ठीक है। नहीं चलते हैं, पर आवड़ बावड़ की संधि, आवड़ बावड़ की संधि, बावड़ की संधि कब हुई, 1452 और 1453, ये 2 बार सही है दोनों, और ये 1 बार सही है, कहने का मतलब दोनों ऑप्शन में आ जाती है, ज्यादा सही है, ठीक है। बात करें कौन से स्थान पे हुई, सोजत पाली। मध्यस्थता किसने की थी, मेडिएटर कौन थी, हंसाबाई, हंसाबाई। किस किस के मध्य हुई, इधर बात करते राणा कुंभा मान लो, और इधर बात करते हैं कौन, राव जोधा, ठीक है। और क्या हुई, दोनों के मध्य क्या हुई, संधि हुई, और किसमें क्या हुआ, क्या हुआ, एक बार इधर लिख लेते हैं, पहले तो इधर इसका पुत्र, राणा कुंभा का पुत्र क्या नाम था, रायमल। इधर बात करते हैं राव जोधा की पुत्री, पुत्री का नाम क्या था, हंसाबाई, पुत्री का नाम क्या था, हंसाबाई। दोनों को क्या हुआ, विवाह हुआ, दोनों को क्या हुआ, विवाह हुआ। हंसाबाई क्या, सॉरी, श्रृंगार देवी, क्या नाम था, श्रृंगार देवी, हो जाता कभी कभार कंफ्यूजन। श्रृंगार देवी का क्या हुआ, विवाह हुआ, उससे क्या हुआ, इसने विवाह हुआ, और श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया, किसका, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। वो ध्यान रखना, गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। वहां पे एक अभिलेख भी था, उसमें बताया था मैंने कि गजवंश के शासक सरताज के बारे में, ब्राह्मी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी है, और कौन सी भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया, वो जब मैं आगे अभिलेख पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, अभी आपको समझना सिर्फ। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने कराया, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार देवी ने कराया। और इस संधि में क्या हुआ, देखो, इस संधि के तहत आंवले की तरफ मेवाड़ होगा, वह बबुल के पेड़ की तरफ मारवाड़ होगा, इस तरह मेवाड़ में मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ, मेवाड़ में मारवाड़ की सीमाओं का
निर्धारण हुआ। क्या हुआ? निर्धारण हुआ। ये मेवाड़ और मारवाड़ी क्या होगा? सीमाओं का क्या हुआ? निर्धारण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हो गया। मैंने बताया था एक बार आपको कि चाचा मेरा और मैं पवार, चाचा मेरा की हत्या कर दी गई थी किसके गुट के द्वारा? रणमल राठौड़ और राघव देव के गुट के द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन चाचा का पुत्र था एक का और मैं पवार किसी शरण में चले जाते हैं? महमूद खिलजी पश्त की शरण में चले जाते हैं। तो क्या होता है राणा कुंभा और महमूद खिलजी पश्त के दोनों के मध्य क्या होता है? आक्रमण होता है। अब आक्रमण के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण, दोनों क्या थे? दोनों पड़ोसी थे। दूसरा, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों अपना साम्राज्य विस्तार चाहते थे। तीसरा कारण क्या था कि देखो, जब होशंग शाह, जो मैंने बताया था कि मेवाड़ के साथ जो चूंडा था, राणा चूंडा किसके शरण में चला गया? मांडू के शासक होशंग शाह के शरण में चला गया। होशंग शाह के शरण में चला गया तो होशंग शाह का जो पुत्र था उमर का, वो थोड़ा कमजोर शासक था, तो उसका मंत्री उसको पदच्युत कर देता है और शासक कौन बन जाता है? तो शासक बनता है महमूद खिलजी पश्त शासक बन जाता है। अब महमूद खिलजी पश्त शासक बन जाता है तो उमर खां किसके शरण में चल जाए? उस समय तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक था राणा कुंभा, तो राणा कुंभा की शरण में आ जाता है। तो महमूद खिलजी इस वजह से नाराज था। और दूसरी चौथा कारण क्या था कि जब चाचा और मेरा और मैं पवार, चाचा मेरा का पुत्र एक का और मैं पवार किसी शरण में चले जाते हैं? तो महमूद खिलजी पश्त की शरण में चले जाते हैं। तो महमूद खिलजी पश्त को बोलते हैं कि मेरे पिता के हत्यारे को दे दे, लेकिन महमूद खिलजी पश्त मना कर देता है। उधर महमूद खिलजी बोलता है कि उमर खां को मना कर दे, इधर राणा कुंभा मना कर देते हैं। दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। तो अपन बात कर लेते हैं किसके मध्य? मालवा मेवाड़ संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, कारण क्या थे और उसके बाद में क्या होता है। चलो 5-7 मिनट उसके बारे में सुन लेते हैं। उसके बारे में क्या होता है? 1437 में, 1437 में क्या होता है? सांगरमपुर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सांगरमपुर का युद्ध होता है। मध्य प्रदेश में सांगरमपुर पड़ता है, एमपी मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि मांडू एमपी में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? जीत किसकी होती है? तो राणा कुंभा की जीत हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले बताया था राणा कुंभा इकलौता ऐसा शासक था जो जिसने जीवन में कभी एक युद्ध नहीं हारा। कहते हैं आजानुभव था। आजानुभव का मतलब जानते हो? और फिर भगवान श्री राम और राणा कुंभा आजानुभव थे। राजानुभव का मतलब उसके जो हाथ थे वो घुटनों तक थे। और मतलब कहते हैं, बताया कि वहां पर एक सूर्य मंदिर था कुम्भलगढ़ में, एक सूर्य मंदिर था कुम्भलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में सूर्य मंदिर था। तो वहां पर कि जो फूल चढ़ाता था, शिवलिंग के फूल चढ़ाता था, बेटा बेटा फूल चढ़ाता था, 9 फीट का था, सॉरी 5 फीट का, 5 फीट का, 5 फीट का था शिवलिंग। 5 फीट के शिवलिंग पर फूल बेटा बेटा चढ़ा देता था। कहने का मतलब बेटा बेटा 5 फीट का था, तो कितने बड़ा कितना बड़ा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी? किसकी? कुंभा जी। तो जीवन में एक भी युद्ध नहीं आ रहा। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है। पहला युद्ध कब? सारंगपुर के मध्य, सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और क्या होता है? जीत किसकी होती है? कुंभा की जीत होती है। हार किसकी होती है? तो महमूद खिलजी पश्त की हार हो जाती है। महमूद खिलजी पश्त को बंदी बना के लिया जाता है। लेकिन देखो, एक राजा राजा की तरह कैसे तरह व्यवहार किया कहते हैं कि महमूद खिलजी को दो ही चीज से डर लगता था। महमूद खिलजी पश्त को दो ही चीज से डर लगता था। एक तो लगता था रात से डर लगता था। किससे डर लगता था? रात से डर लगता था। और एक लगता था अंधेरे से। मतलब एक तो लगता था अंधेरे से, महमूद खिलजी को डर लगता था अंधेरे से। किससे डर लगता था? अंधेरे से। तो किसको? महमूद खिलजी को बंदी बना के लेके आते हैं। कौन? 6 महीना बंदी बना के रखते हैं। कौन? राणा कुंभा। और अंधेरी कोठरी में रखते हैं। अंधेरी कोठरी में रखते हैं किसको? महमूद खिलजी पश्त को। बाद में राजा की तरह व्यवहार किया जाता है किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। किससे? तो महमूद खिलजी पश्त से। और महमूद खिलजी को बाद में क्या करते हैं? रिहा कर देते हैं 6 महीने बाद। लेकिन वो तो वही। और क्वेश्चन आता है 1437 में सारंगपुर के युद्ध की विजय के बाद में किसने राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, 1440 से लेकर 1448 से लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने? राणा कुंभा ने। विजय मतलब विजय की याद में करवाया। और भगवान विष्णु को समर्पित था, इसलिए विष्णु समर्पित भी कहते हैं, विष्णु समर्पित भी कहते हैं। और इसने क्या नाम, इस विजय स्तंभ के बारे में अपन जैसे स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं इसके बारे में। इसका एक बार बिजली भी गिर गई थी, इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके बारे में 9 मंजिला 122 फीट ऊंचा है। इसके बारे में अपन बात करेंगे स्थापत्य कला में। अब ये बात ध्यान रखना कि सारंगपुर विजय किसकी होती है? राणा कुंभा की। तो महमूद खिलजी क्या बैठा रहेगा क्या? नहीं, महमूद खिलजी दोबारा आक्रमण करता है। महमूद खिलजी क्या करता है? दोबारा आक्रमण करता है। किस पे? मेवाड़ पर। तो महमूद खिलजी करता है अचलगढ़ पर आक्रमण। किस पे करता है? अचलगढ़ की। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। उसके बारे में बताऊंगा, अचलगढ़ के युद्ध के बारे में बताऊंगा। अभी अपने को महमूद खिलजी पश्चिम तो अचलगढ़ पे आक्रमण करता है महमूद खिलजी की सेना। लेकिन वहां पर मधुमक्खियां थी। मधुमक्खियां क्या करती है? महमूद खिलजी पश्त की सेनाओं को क्या करती है? काट देती है। और वहां पर भमरातल नामक स्थान पर मधुमक्खियों की देवी के नाम से वहां मंदिर बनाया गया। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। और
वापस महमूद खिलजी पश्त वापस चला जाता है। फिर दोबारा आक्रमण करता है महमूद खिलजी पश्त, कहाँ पर, केलवाड़ा, जो राजसमंद में बाण माता का मंदिर है, बाण माता का मंदिर है, जो कि सिसोदिया वंश की कुलदेवी, जो मैंने शुरू में बताया था, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी, बाण माता। बात करें आराध्य देवी कौन सी थी, गढ़बगौर माता। तो सिसोदिया जो वंश की कुलदेवी थी बाण माता, बाण माता पर क्या आक्रमण कर देता कौन, महमूद खिलजी पश्त, और वहां की बाण माता की मूर्ति को तोड़ करके जो मांस बांटने वाले थे उनको मांस का, जो बकरा वगैरह भी अपने बात करते हैं इनको, बकरा काटने वाले को उनको क्या करते थे, दे देते ताकि बाट के रूप में प्रयोग कर सके। उसके बाद में फिर वहां पर ध्यान रखना, उस बाण माता की मूर्ति को बचाने के चक्कर में दीप सिंह नाम का जो सेनापति था अपने साथियों के साथ में, कुंभा का सेनापति था दीप सिंह, वो क्या जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में फिर महमूद खिलजी फिर आक्रमण करता है किस पर, कम्बलगढ़ पे करता है लेकिन जीत नहीं पाता, चित्तौड़गढ़ पे करता है फिर जीत नहीं पाता, मांडलगढ़ पर, किस पर, मांडलगढ़ पर 3 बार आक्रमण करता है। क्वेश्चन आया हुआ है महमूद खिलजी पश्त ने मांडलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 3 बार आक्रमण किया, 1446 पश्त, 1446 और 1455 पे 3 बार आक्रमण किया। उसके बाद में महमूद खिलजी पश्त अजमेर पर आक्रमण करता है। अजमेर पर किसका अधिकार था, कुंभा का अधिकार था। अजमेर पर कुंभा का अधिकार था, तो कुंभा के जो वहां प्रशासक था गजाधर सिंह को मौत के घाट उतार देता कौन, महमूद खिलजी पश्त। महमूद खिलजी पश्त गजाधर सिंह को मौत के घाट उतार देता है, और वहां पर नियामतुल्लाह खां को क्या बना देता है, वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है कौन, महमूद खिलजी पश्त, और नियामतुल्लाह खां को सेफ खां की उपाधि देता है कौन, महमूद खिलजी पश्त। उसके बाद में क्या होता है, लगातार हार रहा था कौन, महमूद खिलजी पश्त। और बात करते हैं फिर गुजरात का शासक आता कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात का शासक आता कुतुबुद्दीन शाह, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, चंपानेर की संधि करते हैं। गुजरात के शासक के साथ कैसे संघर्ष हुआ इसकी बात करेंगे, अपना बात कल पूरे एक बार सबके बारे में पढ़ लेंगे, एक बार गुजरात के शासक के बारे में बात कर लेते हैं 5 मिनट, उसके बाद में इनका लिखवाने का काम कल करेंगे। तो गुजरात के शासक के साथ कैसे होता, देखो नागौर का शासक था, मैंने बताया था 1428 में फिरोज खां, जिसको किसके विरुद्ध, मोगल के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो जाता है, वीरगति को मोगल के विरुद्ध लड़ता है, ठीक है, वो पराजित हुआ। फिरोज खां की मृत्यु के बाद फिरोज खां का जो बेटा था शम्स खां, फिरोज खां का पुत्र था शम्स खां राजा बनना चाहता, लेकिन फिरोज खां का पुत्र था भाई था मुजाहिद खां, क्या नाम था, मुजाहिद खां। मुजाहिद खां क्या करता है, किसको, शम्स खां को हटा करके मुजाहिद का शासक बन जाता है। अब शम्स खां क्या होता है, किसके शरण में चल जाएगा, महाराणा कुंभा के शरण में चला जाएगा। शम्स खां मुजाहिद, फिर क्या होता है, महाराणा कुंभा मुजाहिद खां को हटा करके, जो महाराणा कुंभा और शम्स खां दोनों ही मिलकर के मुजाहिद खां को पराजित कर देते हैं, और वापस किस पे अधिकार, नागौर पे किसका अधिकार हो जाता है, शम्स खां का अधिकार हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नागौर पे शम्स खां का अधिकार हो जाता है, लेकिन इस शर्त पे होता है कि नागौर के दुर्ग का जीर्णोद्धार नहीं करवाया जाएगा। लेकिन बाद में क्या है, शम्स खां नागौर के दुर्ग का जीर्णोद्धार करा देता है और सबको स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। पहले तो किसके रूप में किसके अधीन रह रहा था, राणा कुंभा के, लेकिन बाद में क्या होता है, स्वयं क्या होता है, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद में राणा कुंभा क्या करता है, इस पर आक्रमण कर देता है, किस पर, नागौर के शम्स खां पर। नागौर का शम्स खां देखते हुए उसको कहता है, नागौर का शम्स खां क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, और वो कहां चला जाता है, गुजरात चला जाता है। गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह, जब गुजरात के शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन शाह थे, कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला जाता है, और अपनी पुत्री शम्स खां अपनी पुत्री नगा देवी का विवाह, किसका विवाह, नगा देवी का विवाह किसके साथ कर देता है, कुतुबुद्दीन शाह के साथ विवाह कर देता है। अब तो कुतुबुद्दीन शाह, अब संधि हो गई किसके, शम्स खां के, कुतुबुद्दीन शाह किसके लिए आएगा लड़ाई करने के लिए, नागौर की सहायता के लिए आएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन शाह भी हार जाता है, किससे, कुंभा से हार जाता है। बाद में अब दोनों ही हार गए, इधर गुजरात का शासक, गुजरात क्योंकि उसमें गुजरात, मालवा और दिल्ली 3 ही खतरनाक शासक होते थे उत्तर भारत में, और दोनों को हरा दिया, और दिल्ली वालों की तो कोई औकात ही नहीं थी। दिल्ली वाला शासक था सैयद मोहम्मद शाह, दिल्ली का शासक था, जो तो दिल्ली तक ही सिमट के रह गया था। गुजरात को हरा दिया, इधर बात करते हैं मांडू को, मालवा को हरा दिया। तो फिर दोनों ही क्या करते, जो इसका सेनापति था, किसका सेनापति, महमूद खिलजी पश्त का सेनापति था ताज खां, क्या नाम था, ताज खां, हाँ ताज खां था, ताज खां, कुछ किताबें चांद खां भी बोलते हैं, तो ताज खां चांद खां था। तो उस दोनों की मध्यस्थता में, दोनों के मध्य क्या हुई, संधि हुई, किन के मध्य, एक तो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य, और क्या नाम, इधर बात करते हैं मांडू के शासक महमूद खिलजी के मध्य क्या होती है, संधि होती है, और दोनों मिलकर के 1456 की संधि होती है, और दोनों ही मिलकर के किसको हराना चाहते हैं, कुंभा को हराना चाहते हैं, और मेवाड़ से गुजरात से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो किसमें मिला दिया जाएगा, मेवाड़ का जो गुजरात में लगा हुआ जो क्षेत्र है वो तो किसमें मिला दिया जाएगा,
गुजरात मिला जाएगा, और मालवा का जो मेवाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है वो किसमें मिला दिया जाएगा, मालवा से मिला दिया जाएगा। ये दोनों करके चंपानेर की संधि करते हैं 1456 में, चंपानेर की संधि करते हैं 1456 में, और दोनों ही क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं किसको, कुंभा। एक तो इधर से आ रहा है गुजरात का, और मालवा का इधर से आ रहा है, और कुंभा दोनों को ही बदनौर में 1457 में युद्ध था, बदनौर का युद्ध, बदनौर में दोनों को पराजित कर देता है। किसकी सेना को, गुजरात की सेना को, और इधर बात करते हैं किसको, मांडू की सेना को, मालवा की सेना को, और दोनों को पराजित कर देता है। और बदनौर कहां पर था, भीलवाड़ा में, वहां पर कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कराता कौन, कुंभा जी कराते। तो क्वेश्चन आता है 1437 में सारंगपुर युद्ध की विजय के बाद में क्या बनाता है कुंभा, तो विजय स्तंभ बनाता है। और बात करते हैं इधर 1457 में चंपानेर की संधि विफल करने के उपलक्ष्य में क्या बनाता है, तो बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनाता है कौन, कुंभा। ठीक है, अपन बात करते हैं अब बाकी के जो अभियान है उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे बात करेंगे सूर्य के शासक था शेषमल को भी पराजित करता है कौन, कुंभा। क्यों शेषमल, एक तो क्या होता था, जितने भी बाहरी आक्रांता थे वो उधर से किधर से, सिरोही की तरफ से मेवाड़ पर कब्जा कर लेते थे, मेवाड़ पर आक्रमण करने की सोचते थे, क्योंकि शेषमल सबसे अधीनता स्वीकार कर लेता था, एक कमजोर शासक था। दूसरा, उसने मेवाड़ी गांव पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो शेषमल के विरुद्ध लड़ने के लिए नरसिंह डोडिया को कौन भेजता है, जो महाराणा कुंभा भेजता है नरसिंह डोडिया को। ठीक है, बात करते हैं दिल्ली का शासक उस समय कौन था, सैयद मोहम्मद शाह था। तो सैयद मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता है कौन, कुंभा, और वहां पर किसका, तो बिरला मंदिर का निर्माण कराता है। किसका निर्माण कराता है, बिरला मंदिर का निर्माण कराता है दिल्ली में कौन, कुंभा। किसको पराजित करके, सैयद मोहम्मद शाह को। अपन ध्यान रखते जयपुर में भी क्या है, बिरला मंदिर है, जिसका निर्माण गंगा प्रसाद बिरला ने कराया। ये एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है, एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर है कौन सा, ये बिरला मंदिर जयपुर वाला। और दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राणा कुंभा ने करवाया। तो ये तो इसके प्रमुख सैन्य अभियान, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बाद में साहित्य को जो उपलब्धियां हैं इसकी, इनके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, कल नया साल आने वाला है, और जो बीता हुआ साल हो सकता है आपके लिए ज्यादा अच्छा रहा हो, और बाकी आने वाला साल आपके लिए बड़ी खुशियों से लेके आएगा। इसी उत्साह और कामना के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।